गरीबी किसी श्राप से कम नहीं होती है और इसी गरीबी में सुधा भी जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रही होती है। पति की मृत्यु के बाद अपना और अपनी 2 बेटियों का पेट पालने के लिए सुधा दिन रात कपड़े सिलने का काम किया करती है। अरे सुधा भाभी, अंदर हो क्या? कौन है? आ जाओ अंदर। अंजलि, आ गई तुम? ये लो अपना गाउन। भाभी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये गाउन कितना सुंदर लग रहा है। जैसे मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही गाउन बनाया है आपने। और इसकी फिनिशिंग भी कितनी अच्छी है। हाँ अंजलि, जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही मैंने ये गाउन सिला है। भाभी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम एक टेलर की दुकान क्यों नहीं खोल लेती हो? इतनी अच्छी सिलाई करती हो। बहुत अच्छी चलेगी तुम्हारी दुकान और बहुत नाम हो जाएगा। अंजलि, रात दिन काम करके मैं बस उतना ही कमा पाती हूँ जितने से मैं अपनी बच्चियों का पेट पाल सकूं। दुकान खोलने के लिए मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। चलो ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ। मेरी बेटी इस गाउन को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। अंजलि वहाँ से चली जाती है और सुधा की बेटियाँ सुधा से कहती हैं, माँ, ये कैसे कपड़े थे? मैंने ऐसे कपड़े पहले कभी नहीं देखे हैं। और ये अंजलि आंटी किसके लिए कपड़े सिलवा के लेके गई हैं? बेटा, उसे गाउन बोलते हैं और अंजलि ने अपनी बेटी के लिए उस गाउन को बनवाया है। उसकी बेटी का जन्मदिन आने वाला है, वो उस गाउन को अपने जन्मदिन पर पहनेगी। माँ, हमने तो अपने जन्मदिन पर ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने। मुझे भी मेरे जन्मदिन पर ऐसा ही गाउन पहनना है। हाँ माँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही गाउन पहनना है दीदी के जन्मदिन पर। आप बनाओगी ना हमारे लिए? सुधा अपनी दोनों बच्चियों को ऐसी बातें करते हुए देख रही थी। माँ बोलो ना, क्या तुम हमारे लिए भी ऐसा गाउन बनाओगी ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम दोनों के लिए बिल्कुल वैसा ही गाउन बनाऊंगी। अगले दिन सुधा घर से बाजार गाउन का कपड़ा लेने के लिए जाती है। दुकान पर पहुंचकर, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, इससे गाउन बहुत अच्छा बनेगा। भैया, ये कपड़ा कैसे दिया? बहन जी, ये कपड़ा 1000 रुपए मीटर है। 1000 रुपए? पर भैया, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। थोड़ा ठीक ठाक दाम लगा लो ना। क्या पैसे नहीं है तो यहाँ क्या लेने आई हो? और मैं कोई भाजी तरकारी बेच रहा हूँ क्या जो दाम कम कर लूँ? यही दाम लगेगा, लेना है तो लो वरना जाओ यहाँ से। सुधा वहाँ से आगे जाने लगती है। थोड़ी दूर एक दुकान पर उसे एक गाउन टंगा हुआ दिखाई देता है। वो दुकानदार से पूछती है, अरे वाह, ये गाउन तो बहुत सुंदर है। भैया, ये गाउन दिखाना जरा, बहुत ही प्यारा है। कितने का है ये? पूरे 5000 रुपए का है। सुधा अपने हाथ में 200 रुपए देखती है और दुकानदार से कहती है, भैया, मेरे पास तो बस ये 200 रुपए ही है। क्या बस 200 रुपया ही है? 200 रुपया में तुझे 5000 रुपए का गाउन चाहिए? एक काम कर, जाकर फुटपाथ से ही खरीद ले, वहीं मिलेगा तुझे तेरे लिए गाउन। दुकानदार की ऐसी बातें सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो एक बगीचे में जाकर बैठ जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मैं अपनी बेटियों की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। मैं कितनी मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तभी सुधा की नजर बगीचे में घने पेड़ों और उसके फूल और पत्तों पर जाती है। तभी सुधा को अपनी बेटियों की ख्वाहिश पूरी करने का जरिया मिल जाता है। अरे वाह, यहाँ तो इतने सुंदर और बड़े पत्ते और फूल हैं। क्यों ना मैं इनसे ही अपने बच्चों के लिए अच्छे गाउन सिल दूं? यहाँ इतने सुंदर और बड़े पत्ते और फूल हैं जिनसे मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे गाउन सिल सकती हूँ। उसके बाद सुधा वहाँ से बड़े बड़े पत्ते और तरह तरह के फूल तोड़कर ले आती है और उनसे गाउन सिलना शुरू कर देती है। सिलते सिलते वो उन दुकानदारों की बातें सोच रही थी जिन्होंने सुधा के दिल को चोट पहुँचाई थी। सुधा पूरी मेहनत से पत्तों से एक अच्छा सा गाउन बना लेती है जिसे वो फूलों से अच्छी तरह से सजा देती है। उसके बाद वो उसे अपनी बेटी को पहना देती है। अरे वाह रानी बेटी, तू तो इस गाउन में कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल गुड़िया जैसी। सुधा एक अच्छी सी फ्रॉक अपनी छोटी बेटी के लिए भी बना देती है, जिसके बाद वो दोनों पत्तों और फूलों से बने कपड़े पहनकर घर के बाहर खेल रहे होते हैं, जिन्हें खेलते हुए गाउन बनाने वाली अंजलि भी उन्हें देख लेती है। अरे, ये दोनों तो सुधा भाभी की बेटियां हैं और इनकी ड्रेस कितनी खूबसूरत लग रही है। लगता है इनके ये कपड़े सुधा भाभी ने ही बनाए होंगे। क्यों ना मैं अपनी बेटी के लिए भी एक गाउन सुधा भाभी से ऐसा ही बनवा लूं। अंजलि सुधा से अपनी बेटी के लिए भी एक अच्छा सा गाउन बनवा लेती है और ऐसे ही
पत्तों और फूलों से बने कपड़ों का हर जगह हल्ला मच जाता है, जिसके बाद हर कोई सुधा के पास फूल और पत्तों से बने कपड़े सिलवाने के लिए आता है, जिसे सुनकर अंजलि की एक फ्रेंड अंजलि के साथ सुधा के घर जाती है। सुधा भाभी, ये मेरी दोस्त है, ये एक फैशन डिजाइनर है, ये आपके फूलों और पत्तों से बने कपड़ों का कॉन्ट्रैक्ट देने आई है। हाँ सुधा जी, आपका काम बहुत अच्छा है, मार्केट में जैसे कपड़े आप सिलती हैं उसकी बहुत डिमांड है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। ये लीजिए पूरे 5 लाख रुपए, और आज से आप हमारे साथ ही काम करेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, और अंजलि तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। मुझे पता नहीं था कि मजबूरी में सिले गए कपड़े सबको इतने ज्यादा पसंद आएंगे। मेरे पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने फूलों और पत्तों के कपड़े अपने बच्चों के लिए बनाए थे। सुधा भाभी, आपका यही हुनर तो सबको पसंद आ रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं। हाँ, इस तरह गरीब दर्जी सुधा अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी गरीबी को हराकर अपने हुनर से अपनी बेटियों का भविष्य बनाने में लग जाती है। निशा एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी, इसीलिए उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। उसने रोहन नाम के एक लड़के से लव मैरिज की थी। रोहन एक गरीब घर से था। शादी को पूरे 3 महीने हो चुके थे, लेकिन निशा ने अपनी जॉब नहीं छोड़ी होती है, और वो जॉब से आते वक्त अपने घर जरूर जाती थी और अपने घर से कुछ न कुछ जरूर लाती थी। ये देख रोहन उससे कहता है, निशा, ये क्या है? तुम हर रोज जॉब से आते वक्त अपने घर से कुछ न कुछ ले आती हो, और आज फिर कुछ ले आई हो। ये सब अच्छा नहीं लगता है, रोज रोज अपने घर जाना और वहाँ से कुछ ले आना। तुम्हारे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें कुछ लाके ही नहीं देता? मैं तुम्हें खर्चे के लिए पैसे देता हूँ, तुम उनमें से खर्च कर लिया करो ना। जितने पैसे तुम मुझे देते हो ना, उससे ज्यादा मैं खुद कमा लेती हूँ, और वैसे भी ये मेरी माँ ने दिया है। तुम्हारी तो कोई माँ है नहीं जो मुझे कुछ ला कर दे सके, और मैं अपने घर से बढ़िया क्वालिटी वाली प्रेस लेकर आई हूँ, और तुम्हारे कपड़े तो कोई प्रेस करवाता ही नहीं है, इससे तुम खुद ही प्रेस कर लेना अब से। निशा भाभी, रोहन भाई के कपड़े मैं खुद प्रेस करवा कर लाती हूँ, और भाभी अगर तुम्हें भी कोई कपड़ा प्रेस करवाना है तो मैं करवा कर ला दूंगी। नहीं नंजी, मैं आपको कोई कपड़ा नहीं दूंगी। आपको पता भी है कि मेरी साड़ी कितनी महंगी है। किसी प्रेस वाले ने अगर ये जला दी तो क्या आप मुझे इतनी महंगी साड़ी लाकर दोगी जितनी महंगी मेरी माँ ने मुझे दी है? और वैसे भी मैं अपने कपड़े खुद प्रेस कर लूंगी, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। इतने में वहाँ सुमन नाम की एक लड़की आ जाती है और कहती है, सिमरन दीदी चलो, आपको माँ बुला रही है मेहंदी के लिए, और फिर हमें गोद भराई में भी तो जाना है। आप जल्दी चलो दीदी, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। हाँ सुमन चलो, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। भाभी, मैं जरा पड़ोस में ही मेहंदी लगाने जा रही हूँ, अगर तुम्हें मेरी कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। दीदी, तुम ये मेहंदी लगाने का काम छोड़ क्यों नहीं देती हो? और क्या थोड़े से पैसों के लिए घरों में जाकर मेहंदी लगाती हो? अगर मेरे घर में सबको पता चलेगा तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी कि मेरे जॉब करते हुए भी मेरी नंद घरों में जाकर मेहंदी लगाती है। निशा, सिमरन दीदी को बहुत समय बीत गया ये काम करते हुए। हमारे माँ बाप के जाने के बाद हमारा इसी काम के पैसों से घर चलता है, और इसी मेहंदी के पैसों से ही मेरी दीदी ने मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। और वैसे भी अब तो हमें दीदी की शादी भी करनी है, फिर तो ये काम अपने आप छूट जाएगा, और वैसे भी इस काम में बुराई क्या है? अच्छा रोहन भाई, मैं जल्दी से जाकर आती हूँ। निशा अपनी नंद को देखकर बहुत जलती थी। उसको तो अपनी नंद फूटी आंख नहीं सुहाती थी, और अपनी नंद से वो बहुत नफरत करती थी। और निशा अपनी जॉब की कमाई को लेकर बहुत ज्यादा ही इतराती थी, और जब देखो अपने पैसों का गुणगान करती थी। निशा अपनी नंद सिमरन के काम को कोई अहमियत नहीं देती थी। एक बार की बात है, निशा के ऑफिस की एक लड़की की शादी थी। उस दिन निशा को ऑफिस की एक लड़की का कॉल आता है। सपना, तुम्हें शालू की मेहंदी के फंक्शन का पार्सल मिला? हाँ निशा, मुझे भी मिल गया है। शालू ने हमें अपनी मेहंदी के फंक्शन में एक जैसी साड़ी सब सहेलियों को पहनकर बुलाया है। कितना अच्छा लगेगा ना, हम सब शालू की मेहंदी फंक्शन में एक जैसी साड़ी पहनकर जाएंगे। हाँ वो तो है, चल अब जल्दी से तैयार हो जा, हमें शाम 7 बजे निकलना भी तो है। अच्छा ओके बाय। अरे यार, इस पैकेट में साड़ी यहाँ तक लाने में पूरा सिकुड़ गई है, क्या करूं? ऐसा करती हूँ, मैं इसे अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ, अगर सलवटें होंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। शालू ने कितने प्यार से ये साड़ी हम सब सहेलियों को दी है, अच्छे से पहनकर तैयार होकर जाना चाहिए ना। निशा उस दिन बहुत ज्यादा खुश थी। उसे अपने ऑफिस की सहेली की मेहंदी के फंक्शन में जो जाना था, अपनी सहेली के भिजवाई हुई साड़ी और ब्लाउज को वो प्रेस करने लगी। फंक्शन में जाने की खुशी में निशा ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि प्रेस बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। जैसे ही वो ब्लाउज पर प्रेस रखती है,
ब्लाउज उस पर चिपक जाता है और ब्लाउज जल जाता है। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? ब्लाउज तो पीछे से पूरा ही जल गया है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो शालू की मेहंदी फंक्शन में यही वाली साड़ी पहन के जाना था। शालू ने कितने प्यार से साड़ी भिजवाई थी। अगर मैं ये नहीं पहन कर गई तो सारी सहेलियां एक जैसी साड़ी पहनेंगी, मैं ही सबसे अलग दिखूंगी। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? इतना कहकर निशा रोने लग जाती है। तभी उसकी नंद सिमरन वहां आ जाती है। निशा को रोता हुआ देख सिमरन टेंशन में आ जाती है और वो सारी बात समझ जाती है और उससे कहती है, भाभी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम अपनी सहेली शालू के मेहंदी फंक्शन में जरूर जाओगी और वो भी यही साड़ी पहनकर जाओगी। पर दीदी देखो ना, मेरा ये ब्लाउज तो पीछे से पूरा ही जल गया है। इसमें से पीछे से सब कुछ नजर आएगा। नहीं नजर आएगा भाभी, अगर मेहंदी वाला ब्लाउज पहनकर जाओगी तो, और वो भी नए मॉडल का ब्लाउज। क्या? मेहंदी वाला ब्लाउज? मैं कुछ समझी नहीं दीदी, आप क्या बोल रही हो? लाओ भाभी, मुझे अपना ब्लाउज दो, मैं अभी आपको सब कुछ समझा देती हूँ। बस आप मेरी तरफ अपनी कमर करके बैठ जाओ। भाभी मैं आपकी कमर पर इतना सुंदर ब्लाउज का डिजाइन बनाऊंगी ना कि सब लोग आपको वहां देखते ही रह जाएंगे। सच में उस दिन सिमरन ने सही दिमाग लगाकर ब्लाउज का डिजाइन बनाया और उसका मेहंदी का हुनर उस दिन काम कर गया। सिमरन ने ब्लाउज को बीच में से काटकर उसमें डोरी बांध दी और सुंदर ब्लाउज बनाया और बहुत ही प्यारा सा मेहंदी का डिजाइन बनाया। निशा की पीछे की मेहंदी सूख जाती है और निशा शीशे में वो डिजाइन देखती है। उसे वो डिजाइन बहुत पसंद आता है। उसे वो डिजाइन नया और अलग लगता है। निशा जो अपनी नंद से इतना जलती थी, अब प्यार में बदल जाती है। निशा अपनी नंद सिमरन के गले लग जाती है और वो अपनी नंद को भी अपने साथ मेहंदी के फंक्शन में लेके जाती है। फंक्शन में निशा अपने सारे फ्रेंड्स से अपनी ननद को मिलवाती है। सब लोग जब निशा का मेहंदी वाला ब्लाउज का डिजाइन देखते हैं तो उनके मुंह से तारीफ रुक ही नहीं रही होती है। अरे वाह निशा, तेरा ब्लाउज तो सबसे अलग है, मेहंदी वाला ब्लाउज। इतनी तारीफें सुनकर निशा ने सबको बता ही दिया कि ये ब्लाउज उसकी नंद सिमरन ने बनाया है। ये सुनकर शालू भी अपनी साड़ी के ब्लाउज के पीछे वो डिजाइन बनवा लेती है और वहां आई निशा की सभी सहेलियां अपने बैग पर डिजाइन बनवा लेती हैं। ये देख सिमरन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसकी भाभी के मन में उसके लिए कोई भेदभाव नहीं था। वो दोनों नंद भाभी खुशी खुशी पार्टी एंजॉय करने लगती हैं।